विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की, तो इससे पहली क्लास में अपन ने बात की केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में संविधान क्या कहता है, अर्थात संविधान में क्या व्यवस्था है, उन प्रावधानों की अपने बात की। और अब बात करेंगे केंद्र और राज्य के मध्य तनाव के जो क्षेत्र, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। सैद्धांतिक दृष्टि से केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, संस्थागत विषय जैसे राज्यपाल का पद, नौकरशाही की भूमिका और संविधान का स्वरूप आदि विषयों को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद। द्वितीय है कार्यात्मक विषय जैसे कानून और व्यवस्था के अधिकार, क्षेत्र के प्रश्न पर विवाद, अंतर्राज्यीय विवाद, भाषा विवाद, राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप, आवश्यक वस्तुओं पर केंद्रीय नियंत्रण आदि मामले हैं। तीसरा जो विवाद का प्रमुख विषय है, क्षेत्र है, वो है वित्तीय और योजना संबंधी विषय। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय और योजना संबंधी प्रश्नों को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य निम्नलिखित वित्तीय और योजना संबंधी विषयों को लेकर विवाद उभरे हैं। अब 1967 के बाद में जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के प्रमुख क्षेत्र हैं, उनके ऊपर अपन थोड़ा सा दृष्टिपात करने का प्रयास करते हैं। वित्तीय संसाधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था। देखिए, वर्तमान में वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा वित्तीय संसाधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकांश राज्य संतुष्ट नहीं हैं। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्रीय कोष में जाता है और अपने लोक कल्याण एवं जन विकास संबंधी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों को आय के स्रोत अत्यंत अल्प रखे गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों की योजनाओं की सफलता बहुत कुछ केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर हो जाती है। सन 1967 के बाद राज्यों की यह शिकायत रही है कि केंद्र की सरकार उन राज्यों को अधिक मदद देती है जहां राज्य सरकारें उनके अनुकूल है। योजना आयोग के माध्यम से भी केंद्र राज्यों पर न केवल नियंत्रण रखता है बल्कि भेदभाव भी करता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान एवं सहायता बहुत ही कम है और वे अपने बढ़ते हुए दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हैं। राज्यों की योजना की आकृति तय करने का कोई निश्चित मानदंड नहीं है और वे राज्य जिनकी आय के स्रोत ज़्यादा हैं महत्वाकांक्षी योजनाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिससे राज्यों की आय में विषमता बढ़ती है। केंद्रीय सरकार आए दिन अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि करती रहती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्यों के कोष पर पड़ता है और उन्हें भी अपने कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि करनी पड़ती है। राज्यों को दिए जाने वाले कतिपय अनुदान केंद्रीय सरकार के स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत आते हैं और राज्यों को बराबर यह शिकायत रहती है कि केंद्रीय सरकार इन अनुदानों का वितरण करने के समय पक्षपातपूर्ण आचरण करती है। अभी देखिए, यहाँ पर एक कोई संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्रीय अनुदान किस राज्य को कितना दिया जाए। ये केंद्र सरकार की स्वविवेक की शक्ति है। अब आज की राजनीतिक परिस्थितियों में देखें या इस घोर राजनीतिक परिस्थितियों को देखें अपन, तो ये नेचुरल सी बात है, ये समझ में आती है कि केंद्र में जिस दल की सरकार है, राज्य में उसी दल की अगर सरकार है तो अनुदान बराबर मिल जाएगा और अपोजिट दल की सरकार है तो अनुदान मिलने में दिक्कत आएगी। एक संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि इतनी ग्रांट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे उन राज्यों का विकास रुक जाता है और केंद्र पैसे देने में हाथ खींचता है, अपने कर्मचारियों का हर 6 महीने से डीए बढ़ाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग राज्य के कर्मचारी भी डीए की मांग करते हैं और राज्यों को भी वो डीए देना पड़ता है, महंगाई भत्ता। उससे राज्यों के राजकोष पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त अनुदान राज्यों को दिए जाने चाहिए केंद्र की ओर से। राज्यों की ऋणग्रस्तता। पिछले 30 वर्षों में राज्य धीरे धीरे किंतु अधिकाधिक रूप में वित्तीय साधनों के लिए केंद्रीय सरकार पर निर्भर होते चले गए। राज्यों की इस ऋणग्रस्तता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी राज्य सरकारों का कुल कर्ज 3 वर्ष पहले
ये डाटा पुराने हैं, मैं आपको बताने का कोई मतलब नहीं, पुराने डाटा हैं। इस प्रकार ऋण सेवाओं का भार राज्यों के कर आय को प्रभावहीन बनाता है। वास्तव में केंद्र के 7 राज्यों की ऋणग्रस्तता अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि ऋण अदायगी तथा ब्याज की रकम मिलाकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है, जिसका अर्थ यह है कि साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है। ऐसी स्थिति परिपक्व संतुलित केंद्र राज्य संबंधों के लिए ऋणात्मक स्थिति है। वित्त आयोग का विषय, वित्त आयोग की भूमिका। आलोचना का विषय यह भी है कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर होता है। बंटवारे की यह पद्धति मनमाने ढंग की है, चाहे यह बंटवारा योजना आयोग द्वारा ही क्यों न किया जाता हो। फिर केवल योजना आयोग ही ऐसे अनुदान नहीं देता। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के क्षेत्र से बाहर के अनुदान प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिए अनुदानों का केवल 7.3% है, किंतु बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में इनका महत्व बढ़ता गया तथा चौथी योजना में यह बढ़कर लगभग 41% हो गया। यह अनुदान, जिन्हें विवेकानुदान कहा जाता है, योजना अनुदानों की अपेक्षा 73% बढ़ गए। सरकार की इच्छा पर छोड़े गए इन अनुदानों के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि ये वित्तीय संघीय संबंधों में न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों ने 7वें वित्त आयोग के समक्ष अनुच्छेद 282 के अत्यधिक प्रयोग पर, जिसके अंतर्गत ये विवेकानुदान दिए जाते हैं, पुनर्विचार करने का आग्रह किया। आर्थिक नियोजन के संबंध में मतभेद। योजना आयोग की भूमिका को लेकर भी केंद्र राज्यों के मध्य विवादों में वृद्धि हुई है। अशोक चंदा का मत है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। योजना आयोग देश की योजना के लिए कुछ आधारभूत विषय निश्चित करता है। चूंकि प्रत्येक राज्य की समस्या अलग अलग है, इसलिए उनकी मूल समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। योजना प्रारूप का अंतिम निर्णय तो केंद्रीय संसद के हाथों में है। योजना के संबंध में केंद्र की कार्यपालिका वास्तव में निर्णय लेती है और कार्यान्वित राज्य की कार्यपालिकाओं को करना पड़ता है। योजना आयोग के सामने राज्य एक परकोटे पक्षी की भांति है। राज्यों के पास अपनी योजना बोर्ड नहीं है जो कि राज्यों की योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से निश्चित कर सके। अब राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकार और योजना आयोग का विरोध करने की प्रवृत्ति उभर रही है। सन 1969 में पहली बार कुछ राज्यों ने चौथी योजना के प्रारूप को अनौपचारिक रूप से अस्वीकृति प्रदान की। पश्चिम बंगाल तथा केरल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने योजना को उसी रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राज्यों की आय के स्रोतों का भी बढ़ावा देने की बात कही। यह भी मांग की जा रही है कि योजना आयोग के कार्यों को सीमित किया जाना चाहिए तथा जो अनुदान दिए जाएं वे सशर्त नहीं होने चाहिए। अंतर्राज्यीय विवाद। संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार को विनिमय करने की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय और स्थानीय राज्यों के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है। इस केंद्रीय हस्तक्षेप से कतिपय राज्य नाराज होते हैं और केंद्र राज्य मतभेद उभरते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य नीति को लिया जा सकता है जो कि राज्य सूची का विषय है और केंद्रीय हस्तक्षेप से पंजाब ने अपनी लगातार नाराजगी प्रकट की है। सन 1969 में केंद्रीय शासन ने गेहूं के संबंध में प्रचलित एक राज्य क्षेत्र नीति का परित्याग कर 8 राज्यीय क्षेत्र घोषित किया तो पंजाब ने इसे पसंद नहीं किया। 1979 में मुख्यमंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में केंद्र के वित्तीय साधनों के बंटवारे के सवाल पर विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। विवाद इतना बढ़ गया जिसका पता इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले जाने का निश्चय प्रकट किया। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अशोक मित्र ने कहा कि कच्ची तंबाकू, चीनी तथा कपड़ों पर एकत्र करों के बंटवारे के प्रश्न पर अनेक स्मरण पत्र भेजने के बावजूद केंद्र ने अपना वायदा पूरा नहीं किया।
उन्होंने कहा था कि कुछ वर्ष पूर्व उक्त मदों पर एकत्र करों को राज्य सरकार ने स्वेच्छा से केंद्र को दे दिया था। यदि मामला वार्ता से न सुलझा तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करेगी। ये देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स है वो इतने जबरदस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाना पड़ जाता है। सरकारी आयोग के सामने राज्यों ने केंद्र राज्य वित्त संबंधों की आलोचना करते हुए निम्नलिखित शिकायतें प्रस्तुत की। राज्य सरकारों ने कुछ संसाधनों को विभाज्य पुल के बाहर रखने के संबंध में संघ सरकार की नीति की आलोचना की, जो उनके मतानुसार उनके साथ बांटे जाने चाहिए थे। राज्यों के अनुसार इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आयकर अधिनियम 1959 के संशोधन द्वारा निगम कर को विभाज्य पुल से निकालना। बहुत सी राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया कि निगम कर की प्राप्तियों में राज्यों की भागीदारी रहनी चाहिए। राज्यों ने यह शिकायत की कि आयकर अधिभार के एक लंबी अवधि तक जारी रहने के कारण वे काफी राजस्व से वंचित रहे, जो राज्यों के साथ भागीदारी योग्य होता है। यदि भारत सरकार ने इसके बजाय आयकर की मूल दरों को समायोजित किया होता। कुछ राज्यों ने सुझाव दिया कि आयकर अधिभार की प्राप्तियां राज्यों के साथ भागीदारी योग्य बना दी जानी चाहिए। कुछ राज्यों ने आरोप लगाया कि संघ सरकार आयकर से राजस्व जुटाने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रही, जिसका 75% इस समय राज्यों के साथ भागीदारी योग्य है। दूसरी ओर विशेष वाहक पत्र योजना के माध्यम से संघ सरकार ने केवल अपने इस्तेमाल के लिए संसाधन जुटाए, जिनमें अन्यथा प्रकार से राज्यों की भागीदारी होती है यदि आयकर अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू किया जाता तो। अनेक राज्यों ने संघ द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ाने की बजाय उनके साथ भागीदारी योग्य एक पक्षीय रूप से पेट्रोलियम और कोयला जैसी वस्तुओं के निर्देशित मूल्य वृद्धि की शिकायत की। अनेक राज्यों ने संविधान के छठा संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 1969 और 1986 में परिवर्तनों तथा केंद्रीय कर अधिनियम 1956 की ओर ध्यान दिलाया। उनका आरोप था कि इन संशोधनों ने राज्य के विक्रय कर की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो कि उनका सर्वाधिक राजस्व का स्रोत है। वेतन में संशोधन, सेवांत पर सुविधाएं, महंगाई भत्ते की किस्तों को दिए जाने इत्यादि पर संघ सरकार के निर्णयों के कारण राज्यों पर उसके अनुरूप भार पड़ता है। इसे संघ की कार्यवाही के कारण राज्यों के व्यय पर अनिश्चित भार के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि इस अतिरिक्त भार में संघ द्वारा हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता प्रदान किए जाने में विलंब, अपर्याप्तता और साथ ही भेदभाव करने की भी शिकायतें रही है, जिन पर राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये सरकारी आयोग के समक्ष जो सरकारी आयोग बैठा केंद्र और राज्य संबंधों के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए और एक सही संबंधों को एक रेखा चित्र बनाने के लिए, तो उसमें राज्यों ने ये शिकायत की कि भाई आप जो डीए बढ़ाते हो उसका एक्सपेंशन जो राज्य के ऊपर आता है उसका भार आप सहन करो। दूसरी बात, आप अपने लिए तो संसाधन जुटा लेते हो, राज्यों को छोड़ देते हो। तीसरा, जो प्राकृतिक आपदा के समय में जब आप सहायता करते हो उसके अंतर्गत भी आप भेदभाव करते हो। जैसे कि आपके दल की सरकार जहां जिस राज्य में है उस राज्य में अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप तत्काल सहायता पहुंचा दोगे। अगर अपोजिट दल की सरकार है तो आप ये सोचने लग जाते हो कि भाई पब्लिक को दुखी होने दो ताकि अगली बार इनको वोट नहीं दे। ये चीजें मतलब संविधान सम्मत नहीं है। ये मैच्योरिटी हमारी सरकारों में जो कर्णदाता हैं, जो कर्ता धर्ता, उनको ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि आप कुर्सी पे बैठे हो, आप स्थायी नहीं हो, आपकी जगह कोई और है, कल कोई और था, कल कोई और आएगा। तो आप संविधान सम्मत काम कीजिए। भारत का संविधान सभी नागरिकों को जीने के लिए अवसर उपलब्ध करवाने की बात करता है और इसमें भारत के संविधान में भारत की केंद्र सरकार को एक मुख्य प्रहरी की भूमिका में रखा है। तो आप एक मुख्य और ईमानदार तथा सजग प्रहरी बन करके रहिए। आप ठेकेदार मत बनिए कि हम देंगे तब होगा। आप वहां पर इन उच्च पदों पर जाकर के राजनीति मत कीजिए। किसी भी दल की सरकार हो, मैं किसी
कांग्रेस बीजेपी को इंडिकेट नहीं करूंगा यहाँ पे, सभी दलों की सरकारों में ये चीज़ें देखने को मिली है। ये 1967 के डाटा पढ़ रहे हैं हम, अगर आज देखोगे आप 2021 अगले साल आएगा, उसमें आज भी वही समस्या है। तो इन समस्याओं का निदान तभी होगा जब एक सजगता और एक ईमानदारी आएगी, तभी। ठीक है, थैंक यू।